अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, फिज़िक्स नाइन्थ में हम चैप्टर 5 और चैप्टर क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वर्क डन के रिलेटेड होगा कि वर्क डन क्या है, वर्क किसे कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि वर्क डन है क्या। शुरू में कुछ हम बेसिक आइडियाज़ और बेसिक थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। वर्क एंड एनर्जी आर इम्पोर्टेंट concept in physics as well as in our daily life. Commonly, the word work cover all the sort of the activities whether mental or physical. वो कहता है कि आम तौर पर काम का मतलब हम यही लेते हैं कि वो तमाम एक्टिविटीज़ चाहे वो मेंटली हो, जैसे ये बुक में उसने एक पिक्चर बनाई हुई है कि एक बच्ची जो है वो किताब बैठ के पढ़ रही है, तो ये एक फिजिकल वर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये मेंटली जो है ना अपना काम कर रही है। इसी तरह एक नीचे से डायग्राम बनाइए कि एक आदमी जो है, एक मजदूर जो है, उसने सर के ऊपर कुछ ईंटें उठाई हुई हैं, तो ये क्या कर रहा है, फिजिकली वर्क कर रहा है। तो ये जिस तरह का मर्जी जो है ना काम होगा, इन सब जिस तरह का मर्जी एक्टिविटी होगी, ये सब कुछ हम क्या समझते हैं, इसको हम वर्क डन समझते हैं। फिजिक्स में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि वर्क डन किसे कहते हैं। बाकी ये बेसिक जो है ना वर्क डन किसके बारे में बताई है उसने। एक वर्क डन की एक डेफिनेशन यहाँ पे भी है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस। वो कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की ही डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हमारे पास वर्क डन होगा। तो वर्क डन को मज़ीद हम डिटेल के साथ आगे पढ़ते हैं और ये टॉपिक हमारा पहला आ गया जो कि क्या है जी, वर्क डन किसे कहते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। पहले बुक वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आपको एक सिंपल डेफिनेशन भी बताएंगे। वर्क डन या वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। वो कहता है कि फोर्स का प्रोडक्ट और डिस्टेंस कवर का प्रोडक्ट वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। इसने फार्मूला भी लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F मल्टीप्लाई डिस्टेंस S, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। तो ये वर्क डन का फार्मूला बन गया इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसी डेफिनेशन, इसी फार्मूले से हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ F एंड S। क्या कहा हमने, प्रोडक्ट ऑफ F एंड S। इसी बात को मज़ीद ज़रा इस डायग्राम के ज़रिए भी समझते हैं। वो कहता है कि एक ये ब्लॉक है हमारे पास, वुड ब्लॉक है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ इस पोजीशन पे हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और इस सब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इसके ऊपर फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक जाने में या ये जाने में, तो वो कितना किया, S किया। यहाँ से यहाँ ये हमारे पास डिस्टेंस S आ गया और ये S डिस्टेंस कब हुआ, जब हमने इसके ऊपर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन वही हमने डेफिनेशन बना दी, प्रोडक्ट ऑफ F एंड S, या हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस कवर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक ही बात है। इससे कोई फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये डेफिनेशन थी, ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी जो कि हमने इस डायग्राम के मुताबिक की। मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि वर्क डन हमारे पास इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। तो पहले हम पहले नंबर पर जो वर्क डन का केस डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट केस पहला, वो कहते हैं कि ये जो ऊपर इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 5.1 इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इफ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देन देयर इज नो वर्क डन। ये एक डायग्राम भी उसने दिखाई है कि एक आदमी जो है ना वो दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन दीवार हिल नहीं रही, नो डिस्प्लेसमेंट,
दीवार ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया, देन देयर विल बी नो वर्क डन। तो इसका मतलब वर्क डन कब होगा, जब एफ और एस इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी भी जीरो हो गई तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब भी वर्क डन जीरो, और अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। एक और एग्जांपल उसने लिखी है, अच्छा यही एग्जांपल है, मैन इज पुशिंग हार्ड वॉल बट वॉल रिमेन फिक्स्ड इन इट्स प्लेस, इन दिस केस द वर्क डन इज जीरो। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है जिसको मैंने पहले आपको बताया कि एक आदमी जो है ना वो दीवार को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन दीवार अपनी जगह पर है, तो इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जीरो लग रही है यानी कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब भी हमारे पास इन दोनों में से अब एक फैक्टर कौन सा जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया। जब फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, फिर भी वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक क्वांटिटी जीरो होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमने पहला केस पढ़ा वर्क डन जीरो होने के लिए। अब ये तो था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात की हमने, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको मजीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो अगले पेज की तरफ मूव करते हैं और वो हमारे पास क्या कहता है जी, व्हाट विल बी द वर्क डन। वो उसने खुद ही सवाल किया कि वर्क डन क्या होगा व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और वो फोर्स कैसी लगे कि वो मोशन की डायरेक्शन में एक खास एंगल बना रही हो, जैसे कि उसने डायग्राम में भी दिखाया हुआ। देखिएगा ये फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के दरमियान में एंगल कितना है, जो थीटा एंगल है। तो इस सूरत हाल में हम वर्क डन कैसे मालूम करेंगे, क्या तरीका होगा वर्क डन मालूम करने का, वो सीखते हैं। इन दिस केस, जो आप भी खुद से दे रहा है, वर्क डन इज ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फिर हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो कहता है कि हम वर्क डन कैसे मालूम करेंगे, फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये जो फोर्स हमारे पास है इसके एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे, वाई कंपोनेंट मालूम करेंगे, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, जो मोशन की डायरेक्शन में होगा, उस कंपोनेंट की वजह से वर्क डन होगा। तो हम इस वर्क डन को अगर देखिएगा, मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूं, तवज्जो कीजिएगा, फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे जो उसने डायग्राम बनाई हुई है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है हमारे पास, या ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यहाँ पर फोर्स है, ये एंगल थीटा बन रहा है। हम क्या करेंगे, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, फोर्स के हेड से, एफ के हेड से एक कंपोनेंट ड्रा करेंगे, ये मैंने डॉटेड लाइन से, ये चूंकि वर्टिकली लाइन है, देखिएगा ये वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन में जो कंपोनेंट होता है वो वाई एक्सेस होता है, तो ये एफ वाई बन गया फोर्स का वाई कंपोनेंट। और यहाँ तक, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास मोशन की ही डायरेक्शन में जो वर्क फोर्स का कंपोनेंट पड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, एफ एक्स। और अभी हमने क्या पढ़ा था, इन दिस केस वर्क डन इज ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इस केस में वर्क डन जो होगा ये फोर्स के कंपोनेंट की वजह से होगा, विच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहा है। तो इसका मतलब इस सूरत हाल में हमारे पास वर्क डन इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट की वजह से होगा, क्योंकि यही एक्स कंपोनेंट जो है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, तो वाई कंपोनेंट इस सूरत में इस्तेमाल ही नहीं होता वर्क डन में। तो रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट हमने रिजॉल्व किया, वी हैव द कंपोनेंट ऑफ एफ कॉस थीटा दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास एफ एक्स जो कि वो कंपोनेंट है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, जिसकी वजह से क्या होगी, वर्क डन होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, ये हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो फंक्शन लिया जाता है वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास वो फार्मूला क्या बन जाएगा जो हमने लिखा था, W इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ की बजाय यहाँ पर एफ एक्स आएगा,
क्योंकि फोर्स का एक्स कंपोनेंट यूज हो रहा है और एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा की, तो हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस। इसको तरतीब से लिख देते हैं तो एफ एस कॉस थीटा हमारे पास वर्क डन बन गया। अब वर्क डन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्टेंस पे और एंगल थीटा पे, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो एंगल इज जीरो, वो कहता है कि अगर हमारे पास एंगल जो है जीरो हो जाए तब वर्क डन कितना होगा, तो हम cos जीरो की वैल्यू कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। cos जीरो पे जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos की, वो 1 होती है। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आएगा जो कि एफ एस होगा। दिस इज द केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस कवर आर इन द सेम डायरेक्शन। वो कहता है ये वो केस है जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में हो, बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल, फिर ही हमारे पास एंगल 0 डिग्री होगा, तब हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, नाउ इफ एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री, वो कहता है कि अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए तब वर्क डन कितना होगा, cos 90 की आप वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, ये 0 डिग्री होती है, सॉरी cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, विच मीन्स द फोर्स हैज 0 कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एस cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में जब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने पीछे 2 केसेस पढ़े थे जिसमें हमारे पास वर्क डन जो है ना 0 हुआ था। कब हुआ था, जब हमने पढ़ा W इज इक्वल टू एफ एस, इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए तब भी वर्क डन 0 होगा, या एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए तब भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन मैक्सिमम कितना कब होगा, जब एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये वर्क डन के कुछ केसेस थे। इसके बाद नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि वर्क डन जो है ये वर्क डन डज नॉट कन्वे एनी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन, ये डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे करता। इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ बहुत सिंपल है, ग्राफिकली मेथड से हमने पहले भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हम यूनिट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिएगा हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट लेते हैं और एक कंपोनेंट हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लिया एस, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लिया एफ। देखिएगा हम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो कहता है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगती है, मिसाल के तौर पर हमने ये कांस्टेंट फोर्स रख दी, जब हम एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस s, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ एज शोन इन डायग्राम। वो कहता है कि जब कांस्टेंट फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस s ट्रेवल करे तो इस इवेंट को भी हम ग्राफिकल मेथड से क्या शो कर सकते हैं। इफ द फोर्स एंड डिस्टेंस कवर आर इन ए सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस क्लियरली शेडेड एरिया। देखिएगा वो कहता है ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास ये एरिया बन जाएगा। इस एरिया को हम शेड करेंगे, जितना भी शेडेड एरिया है ये हमारे पास क्या होगा, वर्क डन का ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफिकली व्यू प्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं वर्क डन का यूनिट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्क डन का यूनिट जो है ना। W इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, एफ एस। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका मतलब वर्क डन का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर, जो कि किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो 1 जूल इज ए वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की ही डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा। फिर से देखिएगा इसी फार्मूले से ही हमने यूनिट बनाया, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की ही डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा। 1 जूल इज अ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वर्क डन 1 जूल होगा। ये हमने लिख दिया मैथमेटिकली, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। और बिगर यूनिट ऑफ वर्क डन किलो जूल, किलो इज इक्वल टू 10 इज पावर 3 एंड मेगा जूल 10 इज पावर 6। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।